प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों का पुनः ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन आप लोगों ने नातेदारी की नीतियां, शब्दावलियां, नातेदारी की परिभाषाएं, अन्य चीजों को आप लोग अध्ययन किया। उसके बाद से मैंने बतलाया था कि इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था का विस्तृत रूप से भारत में अध्ययन किया है और उन्होंने भारत को 4 भागों में बांटकर नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है। उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था, दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था, पूरब की नातेदारी व्यवस्था और मध्य की नातेदारी व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया है। जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे उसमें यह है कि उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था टॉपिक पढ़ेंगे। उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था। उत्तर भारत में हम लोग आते हैं एक तरफ और हम लोग नातेदारी व्यवस्था को देख रहे हैं। इरावती कर्वे ने उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को देखने के लिए इसके प्रमुख रूप से 4 खंडों में बांटा है या 4 टॉपिक में बांटा है, जिसके आधार पर हम उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। पहला है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह, नातेदारी शब्दावली, नातेदारी नियम या वैवाहिक नियम, फिर है उपहारों का आदान प्रदान, उपहारों का आदान प्रदान। इरावती कर्वे ने नातेदारी व्यवस्था की विस्तृत अध्ययन किया, तो उन्होंने उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए, चाहे दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था को समझने, दोनों के लिए उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने 4 टॉपिकों में बंटवारा किया। नातेदारी समूह। नातेदारी समूह उत्तर भारत में जो नातेदारी व्यवस्था चलती है, तो यहाँ पे पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था है। यहाँ पे पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था है। पितृवंशी मतलब कि पिता से पुत्र की तरह नातेदारी व्यवस्था चलती है। इसके अंतर्गत जो नातेदारी व्यवस्था है कि इसमें पिता सर्वोच्च होता है, उसी के वंश परंपरा से बेटे की वंश परंपरा चलता है। पिता के ही वंश के आधार पे या उसके नाम पे बेटे का नामकरण होता है। पिता के ही द्वारा बेटे को उत्तराधिकार मिलता है। यहाँ पे जो एक तरह के लोग रहते हैं, एक समूह के या एक वंश के लोग रहते हैं, मीन्स कि कई पीढ़ियां, जो कई पीढ़ियों के लोग, जैसे आप एक गोत्र के लोग जो काल्पनिक पूर्वज को मानते हैं, उस पूर्वज को मानने वाले लोगों को गोत्र कहते हैं, और गोत्र के लोग आपस में शादी विवाह नहीं करते हैं। यहाँ पे विवाह के बाद पत्नी या लड़के का जब विवाह होती है, तो उसकी जिस लड़की से विवाह होती है, तो लड़की अपने सास ससुर के घर आके रहती है। और यहाँ पे पितृवंश समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है या पिता पक्ष को ज्यादा प्रश्रय दिया जाता है, माता पक्ष को कम दिया जाता है। दूसरा है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था
वर्णात्मक चलती है। वर्णात्मक मतलब यह है कि एक व्यक्ति के लिए एक वर्ड का चुनाव होता है। जैसे अगर हम लोगों की तरफ ये कहा जाता है कि चाचा है, ताऊ है, मामा है, तो कहने का मतलब कि चाचा है तो हमारे बड़े पिताजी के बड़े भाई होंगे या उनके छोटे भाई होंगे, मामा है तो माताजी के भाई होंगे। तो सबके लिए स्पेसिफिक वर्ड है। उत्तर भारत में जो व्यवस्था है कि सभी व्यक्तियों के लिए स्पेसिफिक वर्ड है, उसके अनुसार उनका नातेदारी की शब्दावलियां हैं। हर व्यक्ति नातेदारी की शब्दावलियां मतलब ये जो भी नातेदारी आप पढ़ रहे हैं तो नातेदारी एक संस्था के रूप में है। जिस भी व्यक्ति का जो नामकरण है उसके अनुसार वो उसका बिहेवियर वो करता है। दूसरा अगर छोटा है नातेदारी व्यवस्था में तो उसका सम्मान करेगा, उसके सामने अच्छा आचरण करेगा, नैतिक नियमों का पालन करेगा। इस तरह की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था में दिखलाई देती है। मतलब उत्तर भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है वो वर्णात्मक है। कहने का तात्पर्य कि अगर कह दिया जाए कि चाचा है, ताऊ है, माता है, तो इससे मामा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर चाचा है तो हमारे पिताजी के भाई होंगे, ताऊ है तो बड़े भाई या छोटे भाई होंगे, मामा है तो माताजी की भाई होंगे। तो हर व्यक्ति का स्पेसिफिक वर्ड है। उस स्पेसिफिक वर्ड से हम उसका डिनोशन करते हैं, पहचान करते हैं। और क्योंकि और जगह पे वर्गात्मक व्यवस्था पाई जाती है तो एक बहुत लोगों के लिए एक ही वर्ड का व्यवस्था, एक ही शब्द का चयन किया जाता है। यहाँ पे वर्णात्मक व्यवस्था तो हर व्यक्ति के लिए एक शब्द का चयन किया जाता है, एक शब्द उसके पहचान के लिए रखा जाता है। फिर है वैवाहिक नियम। क्योंकि उत्तर भारत में जो वैवाहिक नियम है, विवाह मतलब पति पत्नी का आपस में मिलन एक विवाह संस्था के द्वारा होती है। तो हमारे तरफ जो विवाह होता है वो बहिर्विवाह होता है। मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव में होता है। बहिर्गोत्र विवाह होता है कि अपने गोत्र में नहीं शादी होती है। अपने गोत्र में इसलिए नहीं शादी होती है कि उस गोत्र के सभी लोग आपस में भाई बहन होते हैं, इसलिए उस गोत्र से बाहर विवाह होता है। विवाह होने के बाद जो पत्नी होती है या जिस लड़की का विवाह होता है वो सास ससुर के घर आती है। और कहने का तात्पर्य कि जो विवाह होता है तो पति के घर आती है और पति के घर आकर सास उसके यहां रहती है। यहाँ पे जो वैवाहिक नियम है वो अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह करना, बहिर्विवाह अपने गांव अपने समूह से दूर शादी करना, ये व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है उपहारों का आदान प्रदान। उपहारों का आदान प्रदान, अगर उत्तर भारत में आप उपहारों का आदान प्रदान देखें तो वैवाहिक जब विवाह होता है तो वधु पक्ष के लोग वर पक्ष को उपहार देते हैं। यहाँ पे ये माना जाता है कि वर पक्ष है वो वधु पक्ष से बड़ा होता है, इसलिए उसके सम्मान में उपहार दिया जाता है। तो इस तरह की नातेदारी व्यवस्था उत्तर भारत में पाई जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।